आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 8 के अंतर्गत सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विषय में आज हम इतिहास विषय पर अपने पाठ 3, जिसका कि हमने भारत में कंपनी राज्य का विस्तार इस शीर्षक के नाम से हमारी पाठ्यपुस्तक में ये पाठ है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहले और दूसरे भाग का अध्ययन हम अपनी पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हमारे पाठ का तीसरे भाग का अध्ययन हम आज की अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। तो आरंभ करते हैं हम अपना आज का पाठ। जैसा कि अभी हमने आपस में चर्चा की कि हमने इस पाठ को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम 2 भागों में हमने क्या क्या जाना है, इसको हम एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं भाग 1 का पुनरावलोकन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनसे आपको अपने पूर्व की कक्षा का स्मरण हो गया होगा और आपको इन बिंदुओं के अंतर्गत हमने जो जो विस्तार पूर्वक अध्ययन किए गए तथ्य थे उनको हमने भाग 1 में जाना था। कौन कौन से बिंदु हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दक्षिण भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, इसको हमने जाना था भाग 1 में। मैसूर राज्य के बारे में हमने हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन शासकों के बारे में विस्तार से अपने भाग 1 में चर्चा की थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध के बारे में समस्त बातें और तथ्य हमने अपने इस भाग 1 के अंतर्गत जाने थे। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को भी हमने अपने भाग 1 में पढ़ा था। अब इन चित्रों के माध्यम से आपको भाग 1 की याद आ गई होगी। उसमें हमने विभिन्न सहायक संधियाँ, विलेजली की सहायक संधि नीति, श्रीरंगपट्टम की संधि और मंगलोर की संधि को जाना था। हमने हैदर अली के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा अपने भाग 1 में की थी। उसके बाद हमने टीपू सुल्तान के बारे में भी जाना था। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान उसके बाद शासक बना था और उसने किस प्रकार अनेकों संधियों को किया और अपने शासन व्यवस्था को निरंतर आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने कौन कौन सी संधियां की थी उसके बारे में भी हमने विस्तार से अपने भाग 1 में जाना था, जिनमें से सहायक संधि प्रमुख थी। 1798 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि के नाम से एक योजना लाई गई थी और जिसके कूटनीतिक परिणामों से अंग्रेजों ने हमारे भारतीय शासकों का बहुत सारा राज्य और बहुत सारे धन को कर के रूप में वसूल भी किया था। सहायक संधि की क्या क्या नियम और शर्तें थी, इसको भी हमने अपने भाग 1 में विस्तार पूर्वक जाना था। अब भाग 2 में हमने क्या क्या जाना था। भाग 2 में हमने मराठों से संघर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इन 4 मराठा युद्ध के बारे में एक एक करके विस्तार से हमने भाग 2 में अध्ययन किया था। डलहौजी की विलय नीति और पेंशन व उपाधियों से वंचित करने की नीति के बारे में भी जाना था। इन सभी बिंदुओं पर हमने एक एक करके अपने भाग 2 में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आप स्क्रीन पर चित्र देख पा रहे होंगे। प्रथम मराठा युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध, चतुर्थ मराठा युद्ध, डलहौजी की विलय नीति के क्या परिणाम थे, मराठाओं से संघर्ष, द्वितीय मराठा युद्ध। इस तरीके के अनेकों स्लाइड के माध्यम से हमने अपने कक्षा का संचालन किया हुआ था। इससे आपको पूर्व की कक्षा की याद आ गई होगी और हमने क्या क्या जाना था। जैसे प्रथम मराठा युद्ध में हमने जाना था, यह युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला, अर्थात 7 वर्षों तक प्रथम मराठा युद्ध चला था। इसी प्रकार हमने एक एक कर 4 मराठा युद्धों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। डलहौजी की विलय नीति, गोद लेने का अधिकार संतानहीन व्यक्ति और शासकों राजाओं को प्राप्त था हमारी मान्यता के अनुसार, किंतु डलहौजी की विलय नीति के अनुसार भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया गया था। इस बारे में ऐसी अनेक नीति और कूटनीतियों के बारे में हमने अपने भाग 2 में चर्चा की थी। ये तो थे पूर्व के 2 भाग। आज की कक्षा में हम इसका अंतिम और तीसरा भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि अंतिम इस भाग में हम आज के इस कक्षा में क्या क्या जानेंगे। तो एक नज़र डालते हैं इन बिंदुओं पर। आज की कक्षा में हम जानेंगे अवध युद्ध के बारे में, रुहेलखंड के युद्ध के बारे में, बनारस में हुए युद्ध के बारे में, पिंडारियों, नेपाल, बर्मा के प्रथम व द्वितीय
बर्मा युद्ध के बारे में, अफगान, सिंध, इन युद्धों के बारे में भी हम जानेंगे। सिंध युद्ध भी, प्रथम व द्वितीय सिंध युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और इन सभी युद्धों में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, उनके मुख्य कूटनीतिक नियम और शर्तें क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी संधियों को लागू किया, इनके बारे में हम एक एक कर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों ने अनेक वर्षों तक शासन किया। अनेक शासकों और अंग्रेजों के मध्य में विभिन्न युद्ध हुए। हमने पूर्व के 2 भागों में मराठा और मैसूर युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके अलावा इतने सारे अनेकों और भी युद्ध हुए हैं, तो इनके बारे में हम एक अध्ययन करते हैं और जानते हैं धीरे धीरे कि इन युद्धों में अंग्रेजों ने किस प्रकार अपने प्रशासन को फैलाया और संपूर्ण भारत पर एकाधिकार कर लिया। तो आरंभ करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले जैसे कि अवध का युद्ध, सबसे पहले हम जानेंगे अवध युद्ध के बारे में। अवध का युद्ध 1856 ईस्वी में हुआ था। यह लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के मध्य में हुआ। हम याद रखेंगे कि किन किन शासकों और अंग्रेज के कौन कौन से गवर्नर के मध्य में ये युद्ध हुए थे, अर्थात उस समय किस गवर्नर का शासनकाल कंपनी राज्य पर चल रहा था। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं आक्रमणता का आरोप लगाकर इस युद्ध की घोषणा की गई। जब भी किसी युद्ध की घोषणा होती थी तो विरोधी शासक के विरोध में कोई भी ऐसी कूटनीति या रणनीति बनाकर अंग्रेज उस पर हमले का बहाना ढूंढते रहते थे। इस युद्ध में अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जब हार हुई शासक की तो उसका हारा हुआ राज्य अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला लिया। फैजाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में प्रदान किए गए। फैजाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को धन की भी प्राप्ति होती थी और जैसा कि आप जान रहे हैं 22.5 लाख रुपए कर के रूप में इनको प्राप्त हुए थे और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नज़रबंद कर लिया गया और इनको जीवन निर्वाह के रूप में मात्र 12 लाख रुपए की सालाना पेंशन दी गई। अब चर्चा करते हैं रुहेलखंड का युद्ध। रुहेलखंड का युद्ध 1773 ईस्वी में हुआ। यह वारेन हेस्टिंग्स तथा रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के मध्य में हुआ था। रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना करने के कारण यह युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने ऐसी सहायक संधि और अनेकों संधियां बनाई थीं जिनके कारण कुछ धन वो दूसरे दुर्बल शासकों को दिलवाते रहते थे। मना करने पर उनके ऊपर युद्ध का आरोप लगाकर और उनके ऊपर युद्ध थोप दिया जाता था, जिससे कि वो राजा उन्हें धन और राज्य की कर के रूप में वसूली दे सके या उनको भूमि प्रदान कर सके। तो रुहेला सरदार ने जब अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना कर दिया तब यह युद्ध हुआ। युद्ध में हाफिज रहमत खां मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भागों को अवध राज्य में मिला लिया गया और जो शेष बचा हुआ भाग था रामपुर की रियासत वाला, उस पर अंग्रेजों की व्यवस्था स्थापित हो गई, अंग्रेजों की रियासत स्थापित हो गई, अर्थात वो भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब आगे जानते हैं बनारस के युद्ध के बारे में। बनारस बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पर 1780 ईस्वी में युद्ध हुआ। यह युद्ध वारेन हेस्टिंग्स तथा राजा चेत सिंह के मध्य में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग करने के कारण राजा चेत सिंह और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य में यह युद्ध हुआ था। जब राजा चेत सिंह ने इन वस्तुओं को देने से मना कर दिया तब अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया और परिणाम स्वरूप राजा को 50 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। हेस्टिंग्स द्वारा जब राजा ने विरोध किया तो उस विद्रोह का दमन कर दिया गया और जब युद्ध खत्म हुआ तो चेत सिंह के भतीजे को राजा बना दिया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। और एक और देखिए, आप इस तथ्य से जान पा रहे होंगे कि किस प्रकार अंग्रेज राजाओं को हराने के बाद में उन पर कर की बढ़ोतरी करते ही जाते थे। जो वार्षिक कर पहले राजा चेत सिंह 22.5 लाख रुपए प्रदान करते थे, वो अब बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। इस प्रकार अंग्रेज कूटनीति और रणनीति के सहारे कर की वसूली दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे थे और अपना शासन वृद्धि करते जा रहे थे।
अब एक और युद्ध के बारे में जानते हैं, पिंडारियों से युद्ध। हमारे भारत देश के ऊपर अंग्रेजों ने अनेकों युद्ध छोड़े। उस समय भारत पर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ था। अनेक शासकों के और अनेक राजाओं के अलग अलग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और अंग्रेजों ने धीरे धीरे इन सभी राज्यों पर हमला कर कर इनको धीरे धीरे अपने कंपनी राज्य में शामिल कर लिया और सभी शासकों को अपने अधीन कर लिया। इसी क्रम में पिंडारियों से जो युद्ध हुआ उस पर देखते हैं क्या क्या बिंदु निकल कर आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, वासिल मोहम्मद तथा चीतू के मध्य युद्ध हुआ। ये समस्त पिंडारियों के नाम हैं। अंग्रेज पिंडारियों के छापामार युद्धों से परेशान थे। उस समय जो भी पिंडारी थे, चाहे वो अमीर खां हो, करीम खां हो, वासिल मोहम्मद, या ये सब छापामार युद्ध में निपुण थे और अंग्रेज इन पिंडारियों से बहुत परेशान थे। जब उन्होंने उनसे युद्ध किया तो बहुत सारे पिंडारी मारे भी गए। इसमें अमीर खां ने अंग्रेज़ों की शरण ली। अमीर खां उनको जब ये लगा कि अब वो इन सब समूह के साथ रहेगा तो वो भी मारा जाएगा, तो वो अंग्रेज़ों की शरण में चला गया। करीम खां ने भी अंग्रेज़ों की शरण ली। उसे गोरखपुर ज़िले में गौस की जागीर मिली, जबकि अमीर खां को टोंक की जागीर प्रदान की गई। उस समय जो भी शासक अंग्रेज़ों के पास सहायता मांगने जाता था या उनसे मिल जाता था, उसे कोई न कोई राज्य या जागीर प्रदान कर दी जाती थी। इसी प्रकार पिंडारियों में से जो सरदार थे अमीर खां और करीम खां, उनको भी उन्होंने टोंक की जागीर और गौस की जागीर प्रदान कर दी। आइए अब जानते हैं नेपाल युद्ध के बारे में। जैसे कि भारत का इस समय नेपाल पड़ोसी देश है। उस समय नेपाल लगभग भारत का विस्तार अनेकों पड़ोसी देशों की सीमाओं तक था। तो उस समय नेपाल के अंतर्गत जो युद्ध हुआ उसमें कौन कौन से बिंदु थे। नेपाल का युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के मध्य हुआ। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के मध्य हुआ। गोरखा नेपाल में रहने वाली उस समय समाज की एक प्रजाति थी और यही सत्ताधारी प्रजाति थी। तो नेपाल का युद्ध 1814 में प्रारंभ हुआ और ये 16 तक चला। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स और गोरखा के मध्य हुआ। सन 1814 ईस्वी में गोरखों द्वारा अंग्रेजों की अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटवल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। जब गोरखों द्वारा अंग्रेजों के क्षेत्रों पर अधिकार हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि युद्ध में गोरखों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। सन 1816 ईस्वी में सिगौली की संधि हुई। अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। प्रत्येक युद्ध का परिणाम संधि के माध्यम से ही किया जाता था और इसमें अंग्रेज अपनी कुशल रणनीति और कूटनीति का सहारा लेकर विभिन्न क्षेत्रों को हासिल कर लेते थे। जैसा कि आप इस बिंदु में देख रहे हैं, सिगौली की संधि हुई युद्ध के पश्चात और अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय और पर्वत का तराई क्षेत्र मिल गया। गोरखों द्वारा सिक्किम पर भी अधिकार छोड़ दिया गया। उस समय सिक्किम पर गोरखों का अधिकार था और उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया और इसका तात्पर्य यह हुआ कि सिक्किम पर भी अंग्रेजों की सत्ता हो गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। पहले नेपाल में गोरखों की सत्ता थी, लेकिन युद्ध में हारने के पश्चात और संधि के परिणाम स्वरूप काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा, जिसका कि अर्थ यह हुआ कि रेजिडेंट संपूर्ण शासन व्यवस्था पर अपनी नज़र रखता था और खोजता था कि शासकों द्वारा, गोरखों द्वारा कहाँ से उनको धन की प्राप्ति हो सकती है, कौन कौन से कर उनकी शासन व्यवस्था पर लगाए जा सकते हैं। अब बर्मा का युद्ध। हमारा एक पड़ोसी देश बर्मा भी है जिसका कि वर्तमान नाम म्यांमार है। इसमें कौन कौन से युद्ध हुए उन पर एक नज़र डालते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट तथा बर्मा के मध्य 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक युद्ध हुआ। बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग की गई। अंग्रेजों के पास ये जो भी राज्य थे, बर्मा ने जब युद्ध की घोषणा की तो उनकी मांग थी कि चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र उनको प्रदान कर दिए जाएं। युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1826 ईस्वी में यांडुबू की संधि हुई, जिसमें
अंग्रेजों को अराकान तथा तनासारिम के प्रदेश प्राप्त हुए। जैसे जैसे युद्ध होते थे और उनके परिणाम में अंग्रेज संधि करते थे और उस संधियों में वो अनेकों राज्यों को प्राप्त कर लेते थे। मणिपुर को उस समय स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया जो गोरखों के पास था। बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता भी किया गया कि व्यापार में आदान प्रदान करने के लिए अंग्रेजों ने बर्मा से एक समझौता कर लिया। तो ये तो था बर्मा का प्रथम युद्ध। अब बात करते हैं बर्मा के द्वितीय युद्ध में। बर्मा का द्वितीय युद्ध लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के मध्य 1892 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया। जो भी नियम बनाए गए थे संधियों के तहत उनको अंग्रेज व्यापारियों द्वारा तोड़ा गया। किंतु जब युद्ध हुआ तो युद्ध में बर्मा को पराजय का सामना करना पड़ा। वर्तमान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। बर्मा के द्वितीय युद्ध में ऐसे परिणाम हुए जिससे कि दक्षिणी भाग उनके हाथों से जाता रहा। अब चर्चा करते हैं अफगान युद्ध के बारे में। अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। अफगान में जो युद्ध हुआ वो 1838 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक चला। अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के मध्य में हुआ। अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय था। उस समय रूस बहुत शक्तिशाली देश माना जाता था और अंग्रेजों को ये भय था कि रूस उन पर आक्रमण कर देगा और रूस उस समय एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ावा दे रहा था। जब यह युद्ध हुआ तो इसमें अंग्रेजों को बहुत भारी क्षति हुई। शाह सुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाह सुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। अंग्रेजों ने यह मान लिया कि शाह सुजा को अफगानिस्तान का शासक बना दिया जाए। अब जानते हैं सिंध युद्ध के बारे में। सिंध का युद्ध 1843 ईस्वी में हुआ। यह लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासकों के मध्य हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर यह युद्ध हुआ। जब अंग्रेजों ने सिंध प्रांत को मिला लिया तब यह सिंध के शासकों ने विरोध में यह युद्ध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इसमें सिंध के अमीर पराजित हो गए और उसका परिणाम स्वरूप सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये जितने भी युद्ध की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में एक तालिका के रूप में देखने को मिलेंगे जिन पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जब आप तालिका को पढ़ेंगे तो इन सभी युद्धों के बारे में ये बिंदुवार तथ्य दिए गए हैं। अब बात करते हैं प्रथम सिख युद्ध की। प्रथम सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के मध्य लॉर्ड हार्डिंग तथा सिखों के मध्य हुआ। सिख सेना ने सतलज नदी पार की और अंग्रेजी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी राज्य पर जब आक्रमण किया तो युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सिख इसमें हार गए। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायकों ने अंग्रेजों से संधि कर ली। लाहौर में इसके परिणाम स्वरूप 1846 ईस्वी में एक संधि हुई। जालंधर तथा सतलज और व्यास नदियों के दोआब को राज्य में मिला लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो नदियों का दोआब था उसको राज्य में मिला लिया गया और इस युद्ध के हार जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपए भी देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ गया। जब उन्होंने ये धनराशि प्रदान नहीं की तो उन्हें कुछ हिस्सा गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। अब जानते हैं द्वितीय सिख युद्ध के बारे में। यह द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी और सिखों के मध्य हुआ। यह युद्ध 1848 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसमें सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई। अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। इन सभी युद्धों में आपने देखा होगा अंग्रेजों को सफलता हाथ लगी। ऐसा अंग्रेजों ने उस समय क्या किया होगा जिससे कि हर युद्ध में उनको ही सफलता हाथ लगी? उसके क्या मुख्य कारण रहे होंगे? जानते हैं उन मुख्य कारणों को। बंगाल में शासन स्थापित हो जाने पर उन्हें राजस्व का लाभ मिला और उन्होंने व्यापार भी बढ़ाना प्रारंभ किया जिससे कि कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई।
किसी भी युद्ध में धन की अत्यंत आवश्यकता होती है और जिसके पास धन ज़्यादा होता है ज़्यादातर परिणाम उसी के पक्ष में आते हैं। अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति भी बहुत उन्नत थी। जो भारतीय शासक थे उनकी तुलना में अंग्रेज़ों के पास जो भी सैन्य शक्ति थी वो बहुत उन्नतिशील थी। उनके सैनिक कुशल और प्रशिक्षित थे। उनके पास प्रचुर मात्रा में उच्च तकनीक आधारित शस्त्र भी थे। उनके पास जो भी शस्त्र थे जिनका वो प्रयोग करते थे उनकी तकनीक अत्यंत उच्च थी। अंग्रेज़ों के पास आवागमन के लिए विशाल जहाजी बेड़ा भी था। यह जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते थे और इसके कारण उनके पास खाने पीने के सामान, रसद, सैनिकों का अभाव कभी भी नहीं हो पाता था, जबकि हमारे शासकों के पास रसद का अभाव हो जाता था। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा भी लेते थे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति हमेशा अपनाई और इसी के कारण वो सफल भी हुए। आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, जहाजी बेड़ा आपको दिखाया गया है। इस प्रकार के जहाजी बेड़े अंग्रेज़ों की सफलता के मुख्य कारण थे और कूटनीति और दमन नीति ये अंग्रेज़ों की रणनीति का मुख्य हिस्सा थे, जिससे उन्हें युद्ध में सफलताएं मिलती चली गई। अब एक नज़र डालते हैं हमने आज के अपने इस पाठ में क्या क्या जाना। आज हमने अनेकों युद्धों पर चर्चा की। कौन कौन से युद्ध जाने? इस पाठ में हमने अंग्रेज और हमारे दक्षिण भारत के शासकों के मध्य हुए लगभग समस्त युद्धों को जाना। उनमें से मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध और आज के भाग में अवध युद्ध, रुहेलखंड युद्ध, बनारस, पिंडारियों से युद्ध, नेपाल युद्ध, बर्मा का प्रथम व द्वितीय युद्ध, अफगान युद्ध, सिंध के हुए 2 युद्ध जिसमें प्रथम व द्वितीय सिंध युद्ध शामिल है और अंग्रेज़ों की सफलता। इन सभी युद्धों में अंग्रेज़ों को किस प्रकार सफलता हासिल, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब हमारा आज का ये पाठ यहाँ पर उसके सभी तथ्य हमने पढ़ लिए हैं, उनके बारे में विस्तार से जान लिया है। तो अब बारी है प्रश्नोत्तरी की। देखते हैं इस पाठ को पढ़ने से हमने कितने सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, या कितने सारे प्रश्नों को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो पढ़ते हैं एक एक कर प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न, नवाब वाजिद अली शाह को नज़रबंद किया गया। कब किया गया? कलकत्ता में नवाब वाजिद अली शाह को नज़रबंद कर लिया गया। ये वो स्थान था जहां नवाब वाजिद अली शाह को नज़रबंद किया गया था। जहाजी बेड़े आते रहते थे इंग्लैंड से भारत में अनेकों जहाजी बेड़े आते रहते थे जिनसे रसद और सैनिक भेजे जाते थे। तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड से। अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से किसने इनकार किया था? हाफिज रहमत खान ने 40 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया था। अंग्रेज़ों ने टोंक की जागीर किसको प्रदान की थी? अमीर खां को अंग्रेज़ों ने टोंक की जागीर प्रदान कर दी थी। एशिया में कौन अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था? बिल्कुल ठीक, रूस देश उस समय एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। इस वाक्य को हमने पढ़ा बंगाल राज्य उस समय एक सबसे उपजाऊ भूभाग था और इस पर अधिकार होने के कारण अंग्रेज़ों को बहुत सारे कच्चे माल की प्राप्ति हुई और बहुत सारे धन की भी प्राप्ति हुई। छापामार नीति का संबंध किससे है? छापामार नीति का संबंध पिंडारियों से है। पिंडारी छापामार युद्ध में निपुण थे। राज्य पर निगरानी करने का कार्य किसे दिया जाता था? रेजिडेंट। जो भी कंपनी राज्य के रेजिडेंट होते थे उनको अधीनस्थ शासक के राज्य पर निगरानी करने का कार्य दिया जाता था। तो ये तो थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। सारे उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेने हैं और इनको याद भी कर लेना है। अब बारी एक और अभ्यास कार्य की। आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से कुछ वाक्य सही हैं और कुछ गलत। आपको सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है। तो पढ़ते हैं एक एक वाक्य और उस पर सही या गलत का निशान लगाते हैं। पहला वाक्य है, लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के बीच नेपाल का युद्ध हुआ। ये वाक्य सही है या गलत? आइए जानते हैं। ये सही वाक्य है। दूसरा, प्रथम सिख युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए। ये हमारा गलत वाक्य है। नवाब वाजिद अली शाह को दिल्ली में नज़रबंद किया था। यह भी गलत वाक्य है। और चौथा वाक्य, 1826 ईस्वी में यांडू की संधि हुई। यह बिल्कुल सही है। चारों वाक्यों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे और उनको सही गलत के निशान से भी लगाकर पूर्ण करेंगे। अब एक और अभ्यास कार्य।
आपको सही जोड़े बनाने हैं। एक तरफ नीले गोलों में शब्द और एक तरफ पीले गोलों में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जो एक का जोड़ा दूसरे के साथ बनाकर हमको सही जोड़ा बनाना है। तो प्रारंभ करते हैं। पहला, लॉर्ड एलनबरो, इसको हम किससे सही जोड़ा बनाएंगे? सिंध युद्ध से। दूसरा हमारा वाक्य है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा शब्द है हमारा लॉर्ड डलहौजी, इसको हमें किस गोले से मिलाना है? अवध का युद्ध। लॉर्ड डलहौजी अवध के युद्ध से मिलाना है। फिर है लॉर्ड एमहर्स्ट, इनको बर्मा के प्रथम युद्ध से हमको संबंध स्थापित करते हुए मिलाना है, जोड़ा बनाना है। और लॉर्ड आकलैंड, इनको अफगान के युद्ध से मिलाकर हम सही जोड़े बना लेंगे। ये तो बन गए हमारे सारे सही जोड़े। आप इनको भी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। अब एक और अभ्यास कार्य, ये आपके सामने प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अपने आज के इस पाठ को पढ़कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, अवध का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? इसका उत्तर आपको लिखना है। अफगान युद्ध का प्रमुख कारण लिखिए। और तीसरा आज का प्रश्न, अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। एक और अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको आपको भरना है। तो पहला वाक्य है, रिक्त स्थान ने छापामार युद्ध नीति अपनाकर अंग्रेजों को परेशान किया। किसने छापामार की युद्ध अपनाई थी? पिंडारियों ने छापामार युद्ध की नीति अपनाकर अंग्रेजों को परेशान किया। दूसरा वाक्य है, भारत में अंग्रेजों की विजय से प्रारंभ हुई। इस रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है? बंगाल, अंग्रेजों में भारत की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। तीसरा वाक्य है, अंग्रेजों के पास जहाजी बेड़े थे जिनसे रसद और सैनिकों का आवागमन होता था। शाह शुजा को कहाँ की गद्दी पर बिठाना तय हुआ था? अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना अंग्रेजों ने तय किया था। बर्मा का समूचा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। दक्षिणी भाग, बर्मा का दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। ये तो हुए हमारे रिक्त स्थान। इन सभी को आप अभ्यास पुस्तिका में अब तक लिख चुके होंगे। अब अंत में बारी हमारे आज के प्रोजेक्ट कार्य की। अब हमारा ये आज का पाठ समाप्त हुआ है और इसमें आपने जो भी तथ्य पढ़े हैं उन तथ्यों के आधार पर अंग्रेजों के अफगान, सिंध तथा सिखों से हुए सभी युद्धों की तिथि और उनकी क्रमानुसार सूची आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रोजेक्ट कार्य के रूप में बनानी है। और उसमें होने वाली प्रमुख सहायक संधियों को भी आपको उल्लेखित करना है और इसको आपको एक सूचीबद्ध करना है। यही आपका प्रोजेक्ट कार्य है। आशा है आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी और ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समस्त तिथियाँ, संधियाँ और युद्धों के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस कक्षा के आज के इस तीसरे भाग की समाप्ति के साथ ही हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले नए पाठ के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।